18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बजे तूफानी बारिश में 40,000 लोग दिल थामे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो भयानक रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से लोग टिकटिकी लगाए एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था कि जिसको सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, RMS टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां समुद्र के हवाले कर दी। और कारपेथिया जहाज पर मौजूद हैं वो चंद लोग जिन्होंने टाइटैनिक को अपनी आंखों से डूबते हुए देखा था। यह तारीख का दिल दहला देने वाला वाकया था, इसको कोई भी इंसान भुला नहीं सकता। ये वाकया अपने पीछे बहुत से राज छोड़कर गया। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथ टेम्परेंस से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपने पहले ट्रायल के लिए तैयार था, तब वहाँ पर एक अलग ही माहौल था, क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना सुन रखा था कि वे उसके वजूद और उसकी खूबसूरती को देखने के लिए उभरे। और ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग टाइटैनिक की इनॉग्रेशन को देखने के लिए आए। और इतने लोग टाइटैनिक को देखने के लिए क्यों ना आते, क्योंकि टाइटैनिक तो था ही इतना दिलकश। यह जहाज 269 मीटर लंबा था और इसकी ऊंचाई करीब 53 मीटर थी, जो कि एक 8 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा था। यह जहाज बाहर से देखने से जितना दिलकश लगता था, उससे ज्यादा आलीशान तो ये अंदर से था। ये इतना लग्जरियस जहाज था कि इसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टेयर्स, हिटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और बार्बर शॉप भी थी। ऐसा मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरियस होटल था जिसमें हर तरह की आसाइश मौजूद थी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास था ही, लेकिन एक और बात टाइटैनिक को खास बनाती थी और वो थी इसकी सेफ्टी। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा, मजबूत और सेफ जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि इसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज। और अगर देखा जाए तो टाइटैनिक था भी एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरह से गया था, क्योंकि इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हल जहाज के उस हिस्से को बोला जाता है जो जहाज को मजबूती देता है। ये स्टील का बना एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। इसे आप जहाज की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो। ये जहाज की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का ये हल वैसे तो मजबूत था ही, लेकिन इसे और ज्यादा सेफ बनाने के लिए टाइटैनिक के इस निचले वाले हिस्से यानी बॉटम में डबल हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल समुद्र में जब कोई शिप चलती है तो उसका ज्यादातर इस निचले वाले हिस्से में किसी अंदरूनी चट्टान या खतरनाक चीजों से टकराने का डर होता है। तो टाइटैनिक का डबल बॉटम हल होने की वजह से अगर इसका निचला वाला इम्पैक्ट किसी वजह से टूट भी जाए तो दूसरा हल टाइटैनिक को महफूज रखेगा और इसे डूबने से बचा लेगा। और टाइटैनिक का दूसरा सेफ्टी फीचर इसे और ज्यादा सेफ बना देता है। दरअसल टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। दरअसल जहाज का ये नीचे वाला पार्ट शिप का मेन पोर्शन होता है जो पानी के अंदर चलता है। अब अगर मान लो कि जहाज के इस नीचे वाले हिस्से में कहीं पर कोई सुराख हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जहाज में पानी भरने लगेगा और कुछ टाइम बाद जहाज पानी में डूब जाएगा। लेकिन टाइटैनिक के इस निचले वाले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था और इससे फायदा ये होने वाला था कि अगर बाय चांस जहाज साइड से किसी चट्टान से टकराता है और उसमें लीकेज हो जाता है तो जहाज का जो पार्ट डैमेज हुआ है तो सिर्फ उसी में ही पानी भरेगा और बाकी के कंपार्टमेंट्स में पानी फ्लो नहीं करेगा, जिससे जहाज पानी में डूबने से बच जाएगा। और टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि इसके अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो भी ये डूबने वाला नहीं था। और ऐसा होना एक नामुमकिन सी बात थी कि इसके एक साथ 4 से ज्यादा पार्ट डैमेज हो जाएं, क्योंकि ये कंपार्टमेंट्स बहुत बड़े बड़े थे। तो भला कोई चट्टान भी इसको कैसे डुबो सकती थी। इसी वजह से इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज यानी अनसिंकेबल जहाज बोला जाता था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो चुका था और इसके कुछ दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को इसको अपने पहले ट्रायल के लिए तैयार किया जाता है। इस जहाज में उस जमाने के बड़े से बड़े लोग बैठे थे। इसमें कुछ ऐसे पैसेंजर्स भी थे जो अमेरिका जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। इस जहाज के कप्तान थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि प्रोफेशनल कैप्टन थे। ऐसा कहा जाता है कि इनका आखिरी सफर था और इसके बाद ये रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज पर करीब 2240 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर थे। ऐसे तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने तक 7 से 8 दिनों का सफर लगता था, लेकिन टाइटैनिक उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। तो 5 स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे और लोग इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसकी रफ्तार को भी जाने। इस वजह से कंपनी की तरफ से जहाज के कैप्टन को जहाज को फुल स्पीड से चलाने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे।
टाइटैनिक को बने हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और ना ही टाइटैनिक के सेफ्टी टेस्ट और ट्रायल्स हुए थे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक को एक लंबे सफर के लिए तैयार किया जा रहा था और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। दरअसल 5 स्टार लाइन की एक और शिप थी, ओलंपिक, जो देखने में तो टाइटैनिक की तरह ही थी, लेकिन वो इससे थोड़ी सी छोटी थी। इस वजह से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन बोला जाता था। मार्च 1912 को ओलंपिक शिप में खराबी आ गई थी। इस वजह से ओलंपिक बंदरगाह में रिपेयर होने के लिए आई। ये शिप्स इतनी बड़ी होती हैं कि इनको सही होने में कई महीनों का वक्त लग जाता है और इस वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का बिजनेस इन दिनों में बंद पड़ जाता। तो कंपनी ने अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए अगले ही महीने यानी अप्रैल में अपनी नई शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का फैसला किया। अब क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला ट्रायल था, इसलिए टाइटैनिक के क्रू में कुछ नामुमकिन लोगों का होना भी जरूरी था। इस वजह से टाइटैनिक के कुछ क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक के क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक के लिए शामिल किया गया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड प्लेयर, तो इसकी जगह से हटाकर इसकी जगह ओलंपिक के एक ऑफिसर को इसकी जगह शिफ्ट किया गया। तो डेविड प्लेयर जब शिप को छोड़कर अपने घर जा रहा था तो वो गलती से अपने लॉकर की चाबी को भी अपने साथ ही ले आया और बदकिस्मती से टाइटैनिक पर मौजूद इकलौता दूरबीन भी उसी लॉकर में मौजूद था। डेविड ब्लेयर से की गई ये छोटी सी गलती आगे चलकर टाइटैनिक को डुबो देती है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रवाना होता है। कैप्टन स्मिथ इस बात को जानते थे कि साल के इन महीनों में समुद्र में बहुत ज्यादा आइसबर्ग मिलते हैं, इसलिए उन्होंने खतरे को जानते हुए नॉर्दर्न रूट के सीधे रास्ते को छोड़कर साउथर्न रूट के इस लंबे रास्ते को चुना। दरअसल आइसबर्ग समुद्र में मौजूद छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ होते हैं। बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समुद्र की लहरों के साथ समंदर के बीच आ जाते हैं। आप इस मैप को देखिए, इसमें छोटे छोटे पहाड़ ग्रीनलैंड से टूटकर इस रास्ते से होते हुए अटलांटिक ओशन में आ गिरते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, इसमें अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा आइसबर्ग टूट कर आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन आइसबर्ग को अटलांटिक ओशन में पहुंचते पहुंचते करीब 2 साल लग जाते हैं और अटलांटिक ओशन तक पहुंचते पहुंचते वो आइसबर्ग पिघल कर विलयन हो जाते हैं। जो आइसबर्ग बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये अटलांटिक ओशन के बीच में आ पाता है। तो कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए इस रास्ते की बजाय इससे थोड़े दूर के रास्ते को चुना, जहाँ पर आइसबर्ग मिलने के चांसेस बहुत कम हो। ये वो वक्त था जब आइसबर्ग को देखने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। इस वजह से जहाज के सामने थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ एक क्रूज नेस्ट होता है, इसे लुकआउट पॉइंट भी बोला जाता है। इस क्रूज नेस्ट में हमेशा 1 से 2 लोग हमेशा दूरबीन लेकर बैठे रहते हैं, जो दूर तक सामने देखते रहते हैं कि जहाज के सामने कोई मुश्किल तो नहीं कि जिससे जहाज टकरा जाए। और जब ये जहाज पानी में चलते तो ये सभी जहाज वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को पैगाम भेजते रहते कि कौन सी जगह पर क्या मुश्किल है। जब टाइटैनिक आधे रास्ते पर पहुंच चुका था तब इसको क्रोनिया शिप से आइसबर्ग होने की खबर मिलती है। ये आइसबर्ग टाइटैनिक शिप से अभी 1 दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर मुझे सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को कोऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाजों के साथ राब्ते में थे। 14 अप्रैल को दोपहर में टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की दूसरी खबर मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इन खबरों के बारे में जहाज के कप्तान को आगाह करते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक का मालिक जोसेफ ब्रूस भी था। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक को आइसबर्ग के मिलने वाली खबरों के बारे में बताया तो ब्रूस इसमें ने इन खबरों को नजरअंदाज कर दिया। उसका मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग मिलना एक आम बात है और जिस जहाज में वो बैठे हैं वो एक मजबूत और कभी ना डूबने वाला जहाज है। और ब्रूस इसमें ये नहीं चाहता था कि इन खबरों की वजह से जहाज की रफ्तार कम हो और जहाज अपने मुकर्ररा वक्त से लेट पहुंचे। इसके बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की 5 खबरें और मिलती हैं और टाइटैनिक को जो आखिरी खबर मिलती है वो एसएस कैलिफोर्नियन जहाज से मिलती है। रात हो चुकी थी और बदकिस्मती से आज आसमान में चांद भी नहीं निकला था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और क्रूज नेस्ट में बैठे लोगों के पास दूरबीन भी नहीं था, जिससे वो दूर से ही सामने आने वाली मुश्किल या परेशानी को देख पाए। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और आइसबर्ग से अब टाइटैनिक 2 घंटे की दूरी पर था। गहरे अंधेरे में पानी को पीटते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ता ही चला जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसके सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान मौजूद है। रात के 11:30 बज चुके थे और अब टाइटैनिक आइसबर्ग से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था और जिस रफ्तार से चल रहा था उससे अगले 10 मिनटों में आइसबर्ग के पास पहुंचने वाला था। टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट में 2 बहादुर लोग ब्रैडली फ्रीट और रेजिनाल्ड ली दोनों कड़कड़ाती ठंडी और रात के काले अंधेरे में टिकटिकी लगाए जहाज के सामने आने वाली रुकावटों को देख रहे थे। इन दोनों के लिए परेशानी ये थी कि जहाँ पर ये बैठे थे उन्हें वहाँ पर ठंडी हवा का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इनके पास कोई दूरबीन भी नहीं थी, जिसकी वजह से ज्यादा दूर की चीजों को देख भी नहीं पा रहे थे।
कम रोशनी में ज्यादा दूर की चीजों को देख पाना मुमकिन नहीं था। रात के 11:49 पर क्रूज नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्रीड को दिखाई देता है कि सामने एक आइसबर्ग है। उसने बिना देर किए 3 बार घंटी को बजाया और फौरन ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स को फोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड पे मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने जैसे ही इस खबर को सुना, उसने फौरन एक्शन लेते हुए जहाज को रोकने के लिए फुल स्पीड में रिवर्स में इंजन को स्टार्ट कर दिया और तेजी से जहाज को लेफ्ट साइड पे मोड़ने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इतने कम टाइम में रिवर्स इंजन स्टार्ट करने के बाद भी इसे रोका नहीं जा सकता था और जहाज इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में इसको एकदम रोका नहीं जा सकता था। काफी हद तक टाइटैनिक के रास्ते को मोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक के आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। ये टकराव इतनी जोर से हुआ कि जहाज पर मौजूद सभी लोगों को इसने हिला कर रख दिया। बदकिस्मती से टाइटैनिक का डबल बॉटम हल किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से ये इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ था, जहां पर सिंगल लेयर ही लगी थी। जब कैप्टन स्मिथ ने नुकसान की जांच पड़ताल की, जहाज में हुए नुकसान को देखा तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुके हैं और उनमें तेजी से पानी बढ़ता जा रहा है। ये देखकर कैप्टन स्मिथ शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि जिस जहाज को अभी तक अनसिंकेबल बोला जा रहा था वो अब डूब जाएगा। टकराव को अब तक 20 मिनट गुजर चुके थे और रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने फिलिप्स को डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजने के लिए कहा ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उन्हें बचाने के लिए आ जाए, और वायरलेस ऑफिसर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजने में लग गए। लेकिन बदकिस्मती से आसपास ऐसा कोई भी जहाज नहीं था जो टाइटैनिक की तरफ से भेजे गए डिस्ट्रैक्ट सिग्नल को पकड़ पाए। 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे और पानी अब टैंक के ऊपर से बहने लगा होते हैं। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट्स को समुद्र में उतारने का हुक्म देते हैं और सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा। बदकिस्मती से उस वक्त टाइटैनिक में लाइफ बोट्स ही मौजूद थी और एक लाइफ बोट में 65 लोगों की जगह ही थी। उस हिसाब से लगभग 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था और जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जल्दी में शुरू में जो लाइफ बोट्स उतारी जा रही थी उनमें सिर्फ 27 से 28 लोगों को ही भेजा जा रहा था और लाइफ बोट्स को सिर्फ आधा ही भरा जा रहा था। प्रोटोकॉल ये था कि औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में भेजा जाएगा। अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि जहाज डूब ही नहीं सकता, वो एकदम रिलैक्स थे। इधर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजे जा रहे थे। खुशकिस्मती से इनका डिस्ट्रैक्ट सिग्नल पास में मौजूद एक जहाज कारपेथिया को मिलता है और 12:30 पर कारपेथिया जहाज से एक पैगाम आता है कि वो टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि कारपेथिया जहाज अभी भी टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और कारपेथिया अपनी फुल स्पीड पर भी चलता तब भी कारपेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 4 घंटों वक्त लग जाता। अब सवाल ये है कि क्या टाइटैनिक 4 घंटों तक सरवाइव कर पाएगा? जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे वाले हिस्से में पानी बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जहाज आगे की ओर झुकता जा रहा था और पानी में धंसता चला जा रहा था। जब टाइटैनिक का टिंट भरने लगा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई और सबको समझ आ चुका था कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा और सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए बोट्स में चढ़ने के लिए अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे। लाइफ बोट में फर्स्ट क्लास के लोगों को बचाने के लिए ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी और 1:50 पर जब जहाज से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया, उसके बाद भी जहाज पर 1500 से ज्यादा लोग बचे थे। हर तरफ खौफ का माहौल था। जो लोग तैर सकते थे वो समुद्र के पानी में छलांग लगा रहे थे, लेकिन इस वक्त तो समुद्र भी बेरहमी दिखा रहा था। समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट तक जिंदा रह सकता था। कुछ लोगों ने तो मौत को मान लिया और वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन इधर जहाज के क्रू मेंबर्स अभी भी मदद के लिए डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजे जा रहे थे। आसमान में फ्लेयर्स चला रहे थे ताकि आसपास मौजूद किसी भी जहाज का ध्यान उनकी तरफ जाए और वो उनको बचा ले। लेकिन कोई भी जहाज उनको बचाने के लिए नहीं आता। टाइटैनिक में पानी के बढ़ने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और टाइटैनिक बहुत तेजी से डूबने लगा। टाइटैनिक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब चुका था और पिछला वाला हिस्सा पानी के ऊपर उठने लगा। अब जहाज के कप्तान कैप्टन स्मिथ ने भी क्रू को बोल दिया कि अपनी जान बचाओ, लेकिन जैक फिलिप्स अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजने में लगे हुए थे। जब तक जहाज पर इलेक्ट्रिसिटी थी तब तक फिलिप्स उनकी मदद करने के लिए आ रही इकलौती शिप कारपेथिया से राब्ते में थे। कैप्टन स्मिथ ने अपने जहाज को ना छोड़ने का फैसला किया। जब जहाज के आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी घुस चुका था तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज में अंधेरा छा गया। अटलांटिक ओशन लोगों की चीखों से गूंज रहा था। जहाज का पिछला हिस्सा पूरी तरह से पानी में खड़ा था और दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और रात के 2:20 पर RMS टाइटैनिक देखते ही देखते अटलांटिक ओशन के गहरे समुद्र में डूब गया। कभी ना डूबने वाला जहाज सिर्फ 2 घंटे
40 मिनट में समुद्र की गहराई में चला गया। जो 1500 से ज्यादा लोग इस पर सवार थे, उनमें से कुछ इसके साथ ही डूब गए और कुछ को समुद्र के ठंडे पानी ने मार डाला। कैप्टन स्मिथ आखिर तक अपने जहाज पर ही जमे रहे। टाइटैनिक के डूबने के तकरीबन 2 घंटों के बाद अगले दिन की सुबह में कारपेथिया जहाज बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचता है और सिर्फ 706 लोग ही इस हादसे में जिंदा बचे थे। 3 दिनों के बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:30 बजे कारपेथिया न्यूयॉर्क में पहुंचा, जहां पर 40,000 लोग तेज बारिश में कारपेथिया का इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जब टाइटैनिक डूबा था तो उस पर मौजूद हर एक इंसान को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो वक्त पर आकर मदद कर सकता था। ये वही एसएस कैलिफोर्नियन जहाज था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग की खबर दी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि एसएस कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक की मदद करने के लिए नहीं गया, जबकि उन्हें आसमान में छोड़े जाने वाली फ्लेयर्स भी दिखाई दे रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि समुद्र में आइसबर्ग के खतरों को देखते हुए कैलिफोर्नियन जहाज ने रात में आगे ना बढ़ने का फैसला किया और उन्होंने अपने वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था, जिससे उनको टाइटैनिक का कोई भी डिस्ट्रैक्ट सिग्नल रिसीव ही नहीं हो पाया। जब एसएस कैलिफोर्नियन के क्रू ने टाइटैनिक से उड़ने वाले फ्लेयर्स को देखा तो उन्होंने कैलिफोर्नियन जहाज के कप्तान स्टैनली लॉर्ड को इस बात से आगाह भी किया। तो स्टैनली लॉर्ड ने अपने क्रू को मोर्स लैंप से टाइटैनिक को पैगाम भेजने के लिए कहा और एसएस कैलिफोर्नियन का क्रू मोर्स लैंप से टाइटैनिक को सिग्नल भेजता भी रहा। लेकिन शायद टाइटैनिक पर इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि किसी ने एसएस कैलिफोर्नियन से आ रहे मोर्स सिग्नल को नहीं देखा। दरअसल उस वक्त इस तरह के लैंप से अल्फाबेट और डॉट के जरिए एक दूसरे जहाज से राब्ता करने के लिए मोर्स टूल का इस्तेमाल किया जाता था। काश कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो ऑन होता तो शायद उस हादसे में इतनी जाने ना जाती। टाइटैनिक के इस हादसे को हुए साल ब साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन एक सवाल जो लोगों को परेशान किए जा रहा था कि आखिर वो जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज बोला जा रहा था वो कैसे डूब गया। इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता था जब टाइटैनिक जहाज का मलबा मिले। खूब सारी खोजबीन भी की, लेकिन अटलांटिक ओशन ने टाइटैनिक के मलबे को खुद में ऐसे छुपा रखा था कि उसका मलबा किसी को मिल ही नहीं रहा था। आरएमएस टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की गहराइयों में ढूंढते ढूंढते 70 सालों से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था। तब जाकर सितंबर 1985 में टाइटैनिक के मलबे की झलक देखने को मिली। अमेरिकन ओशियोनोग्राफर रॉबर्ट बलार्ड वो इंसान थे जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला था, और जब से टाइटैनिक का मलबा मिला है तब से लेकर आज तक इस पर कई बार खोजबीन होती रही है। लेकिन टाइटैनिक पर किए गए तजर्बों ने इस बात की परेशानी को हटा दिया कि अनसिंकेबल जहाज आखिर कैसे और क्यों डूबा। ओशियोनोग्राफर के होश उड़ गए जब उन्होंने टाइटैनिक के मलबे को देखा, क्योंकि टाइटैनिक समुद्र के बॉटम में 2 हिस्सों में टूटा पड़ा है। जहाज का आगे का हिस्सा बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, लेकिन पीछे वाला हिस्सा इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये टाइटैनिक का दूसरा हिस्सा है ही नहीं, और पीछे वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि जब टाइटैनिक को बनाया गया था तब इसमें टाइटैनिक के हल को मजबूती देने के लिए जो रिविट्स लगाई गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। यहाँ पर कंपनी ने जहाज को बनाते हुए कास्ट को कटिंग करने की कोशिश की। अब चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जब आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया उस जगह के रिविट्स प्रेशर पड़ने की वजह से खुल गए और आपस में जुड़ी प्लेट्स अपनी जगह से हिल गईं, जहां से पानी को अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में अपने वजूद को खोता जा रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले कुछ सालों में समुद्र से टाइटैनिक के निशान भी गायब हो जाएंगे। टाइटैनिक का यह हादसा सच में दिल दहला देने वाला हादसा था।